So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further questions of merger and amalgamation. चलो मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपीएस पढ़ते हैं. इसको मैक्सिमम और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो से कंफ्यूज मत होना. अब देखो समझो, मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपीएस. मिनिमम एमपीएस कितना अगर हम देखें तो कितना वो एमपीएस ए जो है टी को ऑफ़र करेगा. मिनिमम एमपीएस ए कैन ऑफर टू टी, मतलब कि जितनी वैल्यू है टी की उतना ही अगर वो उसको ऑफ़र करे. ये मिनिमम एमपीएस टी को कम से कम इससे कम तो नहीं लेगा. वो टी एटलीस्ट उसकी वैल्यू जितना तो लेगा कि मर्जर के पहले भी उतनी वैल्यू, मर्जर के बाद भी उतनी वैल्यू, तो कम से कम एटलीस्ट उसका हिस्सा तो ले. और मैक्सिमम एमपीएस अपन एक कितना दे सकते हैं टी को कि चलो यार अपन ने टी की वैल्यू तो उसको दी थी, साथ ही साथ हमने जो भी कमाया इस मर्जर एक्विजिशन में, जो भी सिनर्जी आई वो सब भी दे दो. ज़्यादा से मैं अपने हिस्से में तो कुछ दूँगा नहीं. ये अपना नुकसान करके तो कुछ देगा नहीं. देखो तेरा वाला पोर्शन दे दिया और मैं जो अभी तक कमा रहा हूँ इस मर्जर एक्विजिशन से, जो भी सिनर्जी से कमा रहा हूँ वो मैंने तुमको दे दिया. राइट, यही है. अब देखो इसमें कुछ है कि बेटर अल्टरनेटिव है एमवी निकालने के, तो वैसे निकालो जैसे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो दे के रखा था वैसे निकालो. सेकंड एमपीएस, पहला डिस्काउंटिंग कैश फ्लो. रही बात है तो मैक्सिमम एमपीएस की मैंने जो आपसे बात करी कि मैं कितना तुमको दे सकता हूँ, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक्वायरर क्या करता है, एक्सचेंज रेशियो. राइट, एक्सचेंज रेशियो को मल्टीप्लाई करता है एमपीएस से. वो कर लो. रहता है ना कि अपन वो शेयर को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसको उतने अपने शेयर दे रहे हैं. राइट, तो इधर उसकी वैल्यू पता चल रही. तो शेयर को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई मत करो. शेयर को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके अपना एमपीएस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे. एमपीएस को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, अपने एमपीएस को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो, ये एक मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हो जाएगा. राइट, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं एक बार. ओके, तो ए इज रिक्वायर्ड बी. राइट, फॉर अप्रॉक्सीमेटली 110 पर शेयर. ओके, 110 पर शेयर है. ओके, फ्री कैश फ्लो देख रखा है और ये टर्मिनल वैल्यू है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट इंडिविजुअल कंपनीज की एंड कंबाइंड कंपनीज का देख रखा है. इनफैक्ट इन्होंने फिर डेप्ट का होल्डिंग परसेंटेज भी देख रखा है. जब ये मर्जर डील हो रही थी ना, 70.6 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर तब था. एट द टाइम ऑफ मर्जर डील बी लिमिटेड के पास था ये. तो 70.6 मिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर थे, तो ये तो नंबर ऑफ शेयर हो गए, तो शायद एमपीएस निकालने के काम आएगा. एंड 537 मिलियन वर्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट था. हमको तो वैल्यू ऑफ ए और बी निकालनी बिफोर मर्जर. अभी अपन ने बात करी कि अगर ये डिस्काउंटिंग है तो आप वहाँ से निकाल लो, डिस्काउंटिंग करके निकालो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिनर्जी. वो नहीं, सिनर्जी की भी वैल्यू निकालो. तो मुझे लग रहा है कि तीनों को ही डिस्काउंट कर दो ना, तीनों को ही डिस्काउंट कर दो. बट डिस्काउंटिंग का रेट क्या होगा, कंसिडर करने की बात ये भी है कि डिस्काउंटिंग का रेट क्या होगा. अब जैसे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, तो क्या हम इसका वो करें क्या के ई ऐसा प्रपोर्शन में निकाले के ओ. तो एक आएगा 12.37%. राइट, बी का निकालते हैं. बी का है 14.49% और सी का निकालता है. और एक है 12.56%. राइट, आफ्टर मर्जर 12.56%. सबको डिस्काउंट कर लो तो वैल्यू ऑफ ए और बी बिफोर मर्जर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सिनर्जी भी आ जाएगा. वैल्यू ऑफ सिनर्जी निकालोगे कैसे आप, सी. अब ऐसा है कि आप इसको ऐसे भी सिनर्जी निकाल सकते हो कि ये डिफरेंस है, ये रहा सिनर्जी, ये डिफरेंस सिनर्जी है और सिनर्जी की डिस्काउंटिंग कर ली. पर हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी थी तो हमने ए और बी की भी निकाली. मतलब कल को डायरेक्ट सिनर्जी पूछते तो डिफरेंस से सिनर्जी निकाल लेते, जो जो हमारा. अब सी, कैलकुलेट मिनिमम प्राइस पर शेयर. अभी अपन ने क्या बात करी कि ए लिमिटेड कितना ऑफर कर सकता है बी को, तो बी बोलेगा यार मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू 5955.90. राइट, और नंबर ऑफ शेयर वो नहीं, मेरी वैल्यू इतनी है माइनस
कोई आउटस्टैंडिंग डेप्ट हो वो माइनस कर देगा, राइट। अब देखो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, वो बोलेगा कि यार मिनिमम प्राइस पर शेयर, कि मेरी एक्चुअली मार्केट में जो वैल्यू है ना वो अभी 70.6 है, तो कम से कम मेरे को इतना दो। तो जब कैश दे रहे हो तो मेरे को इतनी कम से कम वैल्यू दो। अगर शेयर दे रहे हो तो आपका शेयर ज़्यादा का होगा ना, तो आप शेयर इतने फ्रैक्शन में दो कि मेरा ये हो, कम से कम एटलीस्ट मेरे को 70.65 70.75 मिले। तो कितना ऑफर करे ए बी को, तो ये रहा। तो इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ टी माइनस आउटस्टैंडिंग डेप्ट इफ एनी। अब आती बात मैक्सिमम प्राइस की। 1 सेकेंड। मैक्सिमम प्राइस पर शेयर ए कुड ऑफर टू बी। तो मैक्सिमम प्राइस क्या है कि भाई ए कुड ऑफर टू बी 4553.55 प्लस कितना, ये जो अभी का प्राइस है तो इजी है, 141.25 आ गया, 26 आ गया। और फिर डू यू थिंक दैट प्राइस $110 पेड वॉज जस्टिफाइबल। तो ये तो कम दे रहे हो आप, जस्टिफाइबल तो नहीं है। अगर आप देखो तो 76.75 मिनिमम है, ओके। वो पूरी की पूरी सिनर्जीज दे रहे हो तो 141.25 इसकी पूरी वैल्यू निकलती है। तो अगर देखा जाए तो फिर जस्टिफाइबल 110 पे करना, उसको ऐसे सेंस में बोलो कि ना तो आप मिनिमम दे रहे हो ना तो आप मैक्सिमम दे रहे हो, राइट। तो अपन लिख लेते हैं कि अगर प्राइस पेड बिटवीन मिनिमम मैक्सिमम देन प्राइस इज जस्टिफाइबल, ओके। अगला क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ मर्जर का, वो क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूएशन प्लस मर्जर, इधर देखो समझो, एच लिमिटेड एग्री कर रहा है टू बाय ओवर, ठीक है, बाय कर लो बिजनेस बी का, बैलेंस शीट देख के रखिए। समझो एच लिमिटेड प्रपोज टू बाय आउट बी एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू एज अ पार्ट ऑफ स्कीम। तो ठीक है, एच प्रपोज टू बाय बी, राइट, एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन द पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ बाइंग। सबसे पहले वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट, जब एच बी को बाय कर रहा है तो पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट FMPAT जो है हमारा HNB लिमिटेड आखिरी 4 साल से 300 करोड़ है और 10 करोड़ है। बोथ द कंपनीज एनविसेज अ कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट है तो वो 8% है दोनों कंपनीज का। इनकी कुछ कंटिजेंट लायबिलिटी भी है, एच की है कंटिजेंट लायबिलिटी। एच लिमिटेड ने शेयर इशू करे 100 ईच टू द शेयर होल्डर ऑफ बी, राइट, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो। तो क्या लिखा हुआ है, एच लिमिटेड इशू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एच लिमिटेड इशू करता है शेयर्स ऑफ ₹100 ईच तो शेयर होल्डर ऑफ बी। तो एच लिमिटेड इशू शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो एच लिमिटेड टू इशू शेयर ऑफ 100 ईच to the shareholder of B Limited in terms of exchange ratio as arrived on fair value basis। तो H Limited इशू करता है 100 each to the shareholder of B in terms of exchange ratio, राइट, in terms of exchange ratio। ये लिखा हुआ है कि हम शेयर इशू करते हैं 100 का इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। तो चलो ठीक है, एक्सचेंज रेशियो फेयर वैल्यू बेसिस पे निकालना है, राइट। और फेयर वैल्यू बेसिस ऐसा होता है कि नेट एसेट मेथड और वैल्यूएशन मेथड दोनों को मिला के उससे वैल्यू निकाल के डिवाइड बाय 2। पर प्लीज़ कंसीडर इधर वेट 1 and 3 फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, 1 and 3 वेट दे देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर राइट और नेट एसेट बेसिस देखो और अर्निंग कैपिटलाइजेशन। अब आपको शेयर HNB निकालना है अंडर वैल्यू ऑफ द शेयर, नेट एसेट, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ H टू बी इशू टू द शेयर होल्डर बी ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस, ये तीसरा पॉइंट। तो पहले जो है हमको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है H और B की, राइट। पहले H और B नेट एसेट वैल्यू जैसे तो करो, H है तो ये 1300 है, राइट। अब की रिजर्व एंड सरप्लस ये सब थोड़ी ना माइनस होगा, पर H ने बोला तो मेरी कंटिजेंट लाइबिलिटी है 300, राइट, और 350 करोड़ है, राइट। तो 3.5 करोड़, भाई 1000 को 3.5 करोड़ से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 285.71, कुछ इतना वाव नहीं है। बी का भी कर लो, पर बी में तो 31.50 ही बचता है और तो कुछ है नहीं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये 0.65, ये है 31.5 डिवाइड बाय 0.65, इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन आता है सी, ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है।
अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अब अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड है तो अर्निंग को कैपिटलाइज कर दो। FMPAT तुम 300 चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहे हो तो करो फिर डिवाइड बाई 0.8%, तो ये तुम्हारा कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। फिर करो डिवाइड 3.5 से। इसको भी बोला, इसको बोला इन द सेंस कि भाई अपने बी को भी बोला कि 10 करोड़ का करो कैपिटलाइज को करना है तो डिवाइड बाई 0.65 करोड़ कर देना, ठीक है। फिर आती बात फेयर वैल्यू की। अभी भाई फेयर वैल्यू क्या, 1:3 का वेट इतना ना, 285.71 को मैंने 1 का वेट दिया और ये हो गया, और 1071.43 इंटू 3, ओके तो 285.71 इसको 1, ये हो गया 1071.43 इंटू 3 टोटल डिवाइड बाई 4, 875, ये 875 आ गया। दूसरा 48.46 को 1 का वेट दिया और 192.31 इसको 3 का वेट दिया डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया आपका। अब समझो H लिमिटेड इशू शेयर्स ऑफ 100 ईच टू शेयर होल्डर B इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो, मतलब ये एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से शेयर निकालता है और 100 रुपये के शेयर देता है, ऐसा है। तो अभी तुमने क्या निकाला कि फेयर वैल्यू निकाला। ये फेयर वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हारा एक्सचेंज रेशियो इस पे आधार है, राइट। तो एक्सचेंज रेशियो अब तुम निकालोगे और उस हिसाब से जो है तुम्हारा होगा कैलकुलेशन। तो ठीक है, हो गया ख़त्म, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो अगला 13B। हो 13B, यस लिमिटेड वांट्स टू एक्वायर नो, तो यस को नो को एक्वायर करना है एंड कैश फ्लो ऑफ यस एंड मर्ज एंटिटी आर गिवन। लो मर्ज एंटिटी गिवन है, जस्ट ओ मर्ज एंटिटी अर्निंग वुड विटनेस 5% कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट विदाउट मर्जर एंड 6% विथ मर्जर, राइट। तो ये जो है कैश फ्लोज, तो ये कैश फ्लोज बोल के रखा है इधर इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि अर्निंग्स, ये कैश फ्लोज है ना, और अर्निंग्स 5% ग्रोथ रेट और 6% विथ मर्जर, तो 6% इसका मत लगा देना, ये तो कैश फ्लो है ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन आफ्टर 5 ईयर, ये वो बोलना चाह रहे हैं। तो मतलब कि 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर का तो तुमने निकाला, ये कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो, एक टर्मिनल वैल्यू निकालना 5 की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, राइट। मतलब बात यह है कि मैं अगर यस का निकाल रहा हूँ 350, 350 प्लस 5%, 350 प्लस 5%, 367.5, 367.5 डिवाइड बाय क्या कर लोगे 367.5 डिवाइड बाय KO माइनस G, यही होगा, बस यही है। और क्या होगा इससे आपका जो टर्मिनल वैल्यू आ जाएगा 367.5, वो इसको भी तुम प्रेजेंट वैल्यू कर लेना, राइट। इसको भी प्रेजेंट वैल्यू कर लेना, इसका भी फैक्टर 0.497 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ वाव नहीं है इधर, और आपका हो जाएगा ये इधर, ये कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा। और यही मर्ज्ड एंटिटी का मैं कर रहा हूँ, तो मर्ज्ड एंटिटी में भी यही है कि 620 के बाद ग्रोथ ऐड करो, क्योंकि इधर है 5% तो उधर है 6%, और इससे आपकी वैल्यू आ गई। मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपने पता कर ली, राइट। तो क्या लिखा हुआ है कि आपने 1 सेकेंड ये 2 वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ यस लिमिटेड बिफोर और आफ्टर मर्जर, यस का बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर क्या मतलब मर्ज्ड एंटिटी का निकाल लिया आपने, तो ठीक है ये हो गया। और फिर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन इन द सेंस क्या, या तो आप ये बोलो कि जो भाई यस मर्ज एंटिटी की जो वैल्यू है उसमें से यस लिमिटेड की वैल्यू निकालो, तो वैल्यू ऑफ एक्विजिशन आएगा, राइट, जाएगा। और क्या, अब गेन टू शेयर होल्डर ऑफ यस, शेयर होल्डर ऑफ यस को गेन क्या है, तो गेन किस एस्पेक्ट में, मार्केट वैल्यू किस एस्पेक्ट में। तो आप ये बोलोगे कि यार मार्केट वैल्यू पहले तो 2708.915 था, अब हो गया है 35308, इस तरीके से आप डिफरेंस निकालोगे। पर क्या है गेन टू शेयर होल्डर, सी अगर आप देखा जाए तो 5308.47 उसमें एक्सचेंज रेशियो है 0.5, मतलब 1/1/1.5, राइट।
तो भाई 5308.47 डिवाइड बाई 1.5, ये 3538 जो है 3538.98, ये है आपके बाकायदा वैल्यू आफ्टर मर्जर। मतलब ये जो गेन और लॉस निकाल रहे हो, अगर ये वैल्यूज़ में होता तो ये वैल्यू इंटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऐसा हो गया। ये हो गया 3538.98, राइट। फिर बिफोर मर्जर कितना है 2708.915, 2708.915 ये आता है। फिर 830.065, ये हो गया आपका। देखो जब आप वो निकालते हो, जब आप पर्टिकुलर प्राइस पे जाते हो तो आप प्राइस में इस तरीके से करते हो। जब वैल्यूज़ में जाते हो तो वैल्यू आफ्टर मर्जर इनटू परसेंटेज ऑफ ए ऐसा कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड सिनर्जी गेन देखते हैं एक बार, ये इस पर कुछ क्वेश्चन है क्या ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर पे। ओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, ये क्या है। सिंपल लिमिटेड एंड डिम्पल, सिंपल डिम्पल आर प्लानिंग टू मर्ज, ये मर्ज हो रही है। टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज, ओके। तो सिंपल एंड डिम्पल आर प्लानिंग टू मर्ज, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन फ्लक्चुएटिंग बिजनेस कंडीशन। ये जो वैल्यू है ना वो डिपेंड हो रही है। सिंपल एंड डिम्पल लिमिटेड आर प्लान टू मर्ज, टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज, ठीक है, प्लानिंग टू मर्ज। जो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज है आर डिपेंडेंट ऑन द फ्लक्चुएशन बिजनेस कंडीशन। तो एक फ्लक्चुएशन हाई ग्रोथ भी है, मीडियम ग्रोथ भी है, स्लो ग्रोथ भी है, राइट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर टोटल वैल्यू, डेब्ट प्लस इक्विटी स्ट्रक्चर, राइट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर द टोटल वैल्यू, वो टोटल वैल्यू में डेब्ट प्लस इक्विटी, डेब्ट प्लस इक्विटी स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ टू कंपनी। तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन फ्लक्चुएटिंग बिजनेस कंडीशन, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, टोटल वैल्यू डेब्ट प्लस इक्विटी स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, सब दे के रखा है। तो ये तो तुम निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई ही करना है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा इसमें। अब करंट डेप्ट ऑफ डिम्पल लिमिटेड 65 है, और सिंपल ओ हो क्या होशियारी दिखाई, डिम्पल का पहले दे दिया ना ये डिम्पल, और भैया सिंपल का बाद में दिया। टू कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, देखो इधर आपको टोटल वैल्यू दे के रखा है 820 जैसे कि, तो उसमें डेप्ट एंड इक्विटी स्ट्रक्चर है ऐसा, जैसे 820 है, 550 है, 410 है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.60, 0.20 है, उसमें डेप्ट एंड इक्विटी स्ट्रक्चर है ऐसा। ये समझना है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर टोटल वैल्यू, आपको इन्फॉर्मेशन तो पूरी टोटल वैल्यू की दी है, पर उसमें डेप्ट और इक्विटी है, पर डेप्ट 65 ही दिखा रहा है हर जगह, राइट। तो चलो ठीक है, 65 एंड 460 सिंपल, तो 460 ऐसे माइनस करोगे तो फिर बचे हुए में 360 इक्विटी है, 90 इक्विटी है, राइट, और 0 इक्विटी है, ऐसा है सीन पूरा। तो ये करके कर क्या लिया हमने, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी सेपरेटली। लो ठीक है भैया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना आएगा, 360 को करो 0.20 से मल्टीप्लाई, इंटू 0.20, 90 इंटू 0.60, ये हो गया हमारा 126। अगर देखा जाए तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट तो इतना ही होना चाहिए 126, देखो यही रहा। और इक्विटी 460 इंटू 1 सेकेंड, 460 1 सेकेंड सॉरी 460 इंटू 0.1 सेकेंड, ओके ठीक है। इक्विटी रहेगा वो 460 माइनस करने के बाद बचा हुआ इक्विटी आया, तो इक्विटी रहेगा 126 और ये 450 हो जाएगा, राइट। और इसमें इम्पॉर्टेंट, ये तो मतलब कि अच्छा क्वेश्चन में से आ गया ये। 820 में से आपने 460 माइनस किया, करंट डेप्ट है, राइट। ये समझो टोटल कंपनी से, बिजनेस कंडीशन से, ये सब है। हाई ग्रोथ में 460 है, मीडियम ग्रोथ में भी 550 में से 460 माइनस कर दिया, पर जो स्लो ग्रोथ है उसे 410 माइनस किया। मतलब कि स्लो ग्रोथ, ये जो डेप्ट है, डेप्ट हाई ग्रोथ मीडियम ग्रोथ समझ में आता है, जब अगर स्लो ग्रोथ हो रही है मतलब 460 के ऊपर हो समझ में आता है, एकदम से नीचे हो गया जम नहीं रहा है वो, राइट। जैसे तो डिम्पल का भी देखो 1050 है, 825 है, 590 है, उसमें से डेप्ट माइनस कर दो, डेप्ट कितना है 460। अब बताओ क्या माइनस होगा, देखो अब 525 माइनस किया, ये वही वाली बात होगी ना, 590
1 सेकेंड, सॉरी मैं वापस से पार्टन करता हूँ, ये क्वेश्चन को वापस से करते हैं। 1 सेकेंड। सी प्रोबेबिलिटी है 0.20, 0.60, 0.20। ये नगर निगम की वैन निकल रही है, थोड़ा सा कोप अप कर लेना भाई। सिंपल की वैल्यू 820 है, 550 है, 410 है। अब उसमें से डेप्ट का पोर्शन सिंपल का हटाना है, तो 460 हटाया, 460 हटाया। पर इधर तुम क्या 460 हटाओगे, तुमको तो फिर 410 पूरा हटाना पड़ेगा, तब जाके तो वैल्यू आएगी। तो इक्विटी इधर तो है ही नहीं। और सी इक्विटी क्या रहा, 820 में से 460 माइनस करो, फिर 550 में से 460 माइनस करो, 550 में से 460 माइनस करो, ये 90 आया, फिर 0 आया, ये इक्विटी आया। ये तुम निकाल लोगे। चलो सिंपल का करते हैं, डिम्पल का करते हैं। डिम्पल का है भैया 0.20, 0.60, 0.20, 1050, 825 और 590। अब माइनस करो 65, राइट। तो माइनस करो 65, 1050 में से 65 माइनस करो तो 985 आया, फिर 760 आया, राइट। वो फिर आया एक 525, 590 में से 65 माइनस किया तो ये वैसे अच्छा क्वेश्चन नहीं है, पर हमने एक सिली मिस्टेक कर दी थी। इसको हमने नोट डाउन भी कर लिया कि स्लो की अगर हम बात करें तो उसमें 410 ही माइनस होगा और कुछ नहीं। अभी आपने मर्जर एमैल्गमेशन करा, अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया, फिर डीमर्जर के ऊपर क्वेश्चन आया, ये तो सब हम देख चुके हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात आ रही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन निपटाते हैं। इसमें ये तीसरा क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस का, बाकी दूसरा करके रखा है। 27वां करना है हमको, 27वां करना है। सिम्पसन विल्सन ये भी करके रखा है। 33वां करना है, 34वां करना है, 35वां करना है। ओहे होए 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 हे क्वेश्चन। चलो हमको क्या करते ख़त्म, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। चलो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी एंड टारगेट कंपनी। देखो नोट्स ऐसे ही रखे हुए हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी हम नोट्स को भी रेफ़र कर देंगे। तो भैया एक्वायरिंग और टारगेट कंपनी का देखे रखा है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, मार्केट कैप, ये सब चीज़ें। तो चलो मैं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ़ शेयर्स है, मार्केट कैप है, तो मार्केट वैल्यू, ओके। MPS निकाल लो। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने डेटा पूरा निकाला। प्रमोटर होल्डिंग भी देके रखा था। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स में प्रमोटर होल्डिंग है, अगर आप देखो तो 2 लाख और 1.5 लाख में 20 लाख में 9.5 लाख और 15 लाख में 10 लाख प्रमोटर। तो प्रमोटर का होल्डिंग है 47.5%। और फिर 10/15 की अगर हम बात करें 66.67% ऐसा। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट कैप। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज डिसाइडेड टू हैव फेयर डील टू शेयर होल्डर। अकॉर्डिंगली वेट्स डिसाइड हुए, उन्होंने बोला फेयर डील रखो यार, और वेट डिसाइड हुए 40%, 25%, 35% अर्निंग बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस के। अर्निंग बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस, राइट। तो देखो अर्निंग सबसे पहले, तो अर्निंग तो है 5 और 20, राइट। ओके, वेट्स में एक्सचेंज रेशियो निकालने का है, इसके लिए मैंने कुछ सेपरेट बनाया भी था। ओके, तो 5 से 20 हो गया। और बुक वैल्यू की बात करें हम, कि शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस, ये 800 डिवाइडेड बाय 20 यही करेंगे ना हम। हाँ यही करेंगे, तो 40 आया। इधर जैसे 150 प्लस 350, 480 डिवाइड बाय 10, 48। 1 सेकेंड, 32 के आए हैं क्यों? नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं? 150। ओके 480 डिवाइड बाय 15 करोगे ना यार, 32 आया, ठीक है। मार्केट प्राइस, अभी EPS और PE देके रखा है, तो 50 और 100 आना चाहिए मार्केट प्राइस, राइट, ठीक। और कौन किसको एक्वायर कर रहे हैं? एक्वायरिंग कंपनी E और टारगेट कंपनी H। तो देखो अब समझो, ये 1:4 नहीं बोलना चाहिए इनको भाई, फैक्टर ऑफ T डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ H करते ना हम। जैसे रेशियो इधर 4 है, 4/1 है, मैं 4/1 बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जैसे 32/40 है, तो कितना हुआ? 0.8/1। और ये 2/1, तो उसको वेट दो, 4 × 0.40, 0.8 ×
0.25, 2 इंटू 0.35, ये है 2.5। ये 2.5 तुम्हारा स्वैप रेशो है कि एक एच के बदले में तुमको 2.5 मिल रहा है। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर मिल गया, अर्निंग पर शेयर मिल गया एंड बुक वैल्यू पर शेयर। तो ठीक है, तुम्हारा ये काम हो गया। स्वैप रेशियो तो तुम्हारा हो गया काम दूसरा भी। फिर प्रमोटर होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन। लो 1 सेकेंड भाई, तुमने एक्वायर कर लिया ना, राइट। अब देखो प्रमोटर होल्डिंग, तो भाई अब समझो ये स्वैप रेशियो जो है ये 2.5, ये 1 के बदले में 2.5 है, राइट। अब इसमें 25 में से 10 तो इसका है, तो क्या 15 के बदले में 2.5 दूँ मैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इधर भी 10 के बदले में 2.5 चले जाएगा, राइट। तो ये 10 के बदले में 2.5 जाएगा तो 25 ये हो गया, 9.5 ये हो गया, तो 34.5 तो प्रमोटर का हो गया। और इधर 15 के बदले में 2.5 गया प्लस क्या 20, तो 57.5 में से 34.5 इसका है, तो 60% ले लो। तो आपने इतना कैलकुलेट करने के बाद, राइट, हमने भी लिख दिया कि प्रमोटर होल्डिंग टी पर भी एक्सचेंज रेशियो अप्लीकेबल होता है और शेयर्स उसके भी फ्लक्चुएशन होगा। 22 का वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब EPS ऑफ ई लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब ये आफ्टर मर्जर पूछ रहा है। अब 57.5 तो हो गया तुम्हारा। अर्निंग जोड़ लो, अर्निंग कितनी है आपकी? अर्निंग भी इधर ऐड कर लेना तुम। इधर 100 लाख है, इधर 30 लाख है, ये 300 लाख है, ये हो जाएगा तुम्हारा। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ई लिमिटेड। तो जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर है, अभी इधर मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला था आपने, ये है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर। ये मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला था आपने, राइट। वो क्या था? ठीक है, वो तो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को वैल्यू से ऐसे कर लिया था, ठीक है। अब ये बोल रहे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ई लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। अरे ये तो वही बात हो गई, ई लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन। अब ई लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन है, तो जो EPS है, EPS तो वो तो 6.956 है ना। रही बात पी रेशियो की, पी रेशियो हमारा 10, तो 6.956 उनको 10 कर दो। पी रेशियो है तो EPS इंटू पी करेंगे ना, राइट। एज्यूमिंग पी रेशियो रिमेन अनचेंज, ये एज्यूम करते हुए। फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज फर्म। मर्ज फर्म का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी प्रमोटर होल्डिंग आपने निकाली थी 34.5, यही आपने करा था। तो 57.5 माइनस 34.5, 23। हर कोई यही बोलेगा 23, पर ये बोल रहे हैं फ्री फॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ठीक है ना, इसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्या लिखा हुआ है? सी, हैंकी एंड शैंकी ऑपरेट इन द सेम फील्ड। वो सेम फील्ड में ऑपरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग न्यू बॉर्न बेबीज। एक मिनट, रुको। हैंकी एंड शैंकी ऑपरेट इन द सेम फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग न्यूली बॉर्न बेबीज क्लॉथ्स। ये है भैया, ठीक है, ओके। सी, ये हो गया हमारा। एंड ऑल्दो शैंकी ऑल्सो हैज़ इंटरेस्ट इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, हैंकी इज प्लानिंग, ओके, और शैंकी। तो क्या है, हैंकी शैंकी ऑपरेट कर रहे हैं सेम फील्ड में, शैंकी का इंटरेस्ट है इन कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हैंकी इज प्लानिंग टू टेक ओवर शैंकी, राइट, ओके। एंड द शेयर होल्डर ऑफ शैंकी डू नॉट रिगार्ड इट एज होस्टाइल बिड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सब देख के रखी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें देख के रखी कि करंट अर्निंग, नंबर ऑफ शेयर्स, तो ठीक है आपने EPS निकाल दिया। अब करंट अर्निंग में से परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग अगर इतना है तो DPS भी निकाल दो। तो 650 लाख का 80% और 240 लाख का 20%, 48। और DPS 520 डिवाइड बाय 50 लाख 10.4 और 48 डिवाइड बाय 15 लाख 3.2, ओके। तो देखो फिर डिविडेंड हैव बीन पेड एंड रिटर्न अर्निंग हैव बीन ऑलरेडी, देखो डिविडेंड हैव बीन पेड, रिटर्न अर्निंग already have been invested in new project. The dividend have just been paid and return earning have already been invested. तो ये बोल रहे कि अभी डिविडेंड तो अभी पे करा हमने,
और रही बात है जो रिटेन अर्निंग है वो अभी हमने इन्वेस्ट करा, राइट। हैंकी प्लान टू अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 35%। ठीक है हैंकी, तेरी इच्छा। आफ्टर टेक ओवर एंड एक्सपेक्ट टू अचीव 17% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो जो करना है आफ्टर टेक ओवर कर, क्या दिक्कत है, ये लो आफ्टर द टेक ओवर, ठीक है। अब देखो सेविंग ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर एक्सपेक्टेड टू बी are expected to be 85 lakh per annum. Required return on equity shareholder will fall due to portfolio effect. लो, अब ये क्या है, सेविंग ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर एक्सपेक्टेड टू 85 lakh एंड रिक्वायर्ड रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉल टू 20%, राइट। जो 2124% था वो 20% हो जाएगा ड्यू टू पोर्टफोलियो इफेक्ट। एंड सेविंग ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये 85 लाख है, ये 85 लाख की सेविंग क्या है, कोई आइडिया नहीं। कैलकुलेट एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस। अब यार शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, यही निकलता है हैंकी शंकी का। अब देखो शेयर प्राइस, इतना बोलोगे कि मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, चलो ठीक है, पर मार्केट वैल्यू कैसे निकालें, पर आपको डिविडेंड दे के रखा है, के दे के रखा है, आपको ग्रोथ निकालने की तो हो जाएगा ना। D1/KE - G तो होता है। डिविडेंड आपको दे के रखा है 10.4, राइट, ये हो गया। अब 10.4 आपको डिविडेंड पता है, और G = BR दे के रखा है। ROI अपना R हो गया और रिटर्न अर्निंग B हो गया, और लो G भी आ गया 3%। लो तो 1.04 सी ROI अपना ये हो गया ना, और RE हैंकी का RE BR होता है ना, तो B तो रिटेंशन कितना है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न अर्निंग 20%, R है 15%। चलो ये कर लिया हमने। अब KE ये रिक्वायर्ड रिटर्न है 21 - 3, तो देखो 1.04 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 18%, तो 10.04 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाई 18% है, ये 57.45, ये 57.45 है। अगर मैंने इसको 50 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 सेकेंड, ये ऐसा क्यों कर रही है, 1 सेकेंड। 10.04 आपका आया, वो कैसे आया, 650 लाख इंटू 0.8 डिवाइड बाई 50 लाख, ये आया आपका 10.4, ओके 10.04 नहीं 10.4, ओके 59.51 आ गया, इजी है तो, राइट। P0 भी आ गया, तो ग्रोथ मॉडल से आ गया 59.51, राइट। शैंकी का निकल जाएगा 29.87, राइट। तो आपने प्राइस निकाल लिया D1/KE - G से। अब वैल्यू ऑफ हैंकी की वैल्यू टेक ओवर के बाद, फिर बोल रहे कि हैंकी को एडवाइस करो मैक्सिमम अमाउंट कितना पे करेगा। जब मुझे बताओ कि अभी की वैल्यू तुमने ऐसे निकाली है कि D1/KE - G तुमने ये करा है, तो ये 3%, और ये जो है कितना परसेंट, 12%, ये आगे भी रहेगा। और सेविंग ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब ऐसा है कि बचत होगी, बचत इन द सेंस कि फ़ायदा होगा 85 लाख का, जब आपने मर्ज कराया इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से, खर्चे बचेंगे आपके। तो ले दे के 650 लाख को ग्रोथ से मल्टीप्लाई करो, 240 लाख को ग्रोथ से मल्टीप्लाई करो, फिर 85 लाख ऐड करो, तो तुम्हारी अर्निंग है ये। और फिर हैंकी ने प्लान क्या कहता है कि इतनी अर्निंग जो भी रहेगी इसकी 1023.30 लैक्स, राइट, इसमें से 35% रिटेन करेंगे, 65% देंगे, यही था। ये वैसे भी फ्यूचर की है, उसमें 65% देंगे, तो आ गया 66514500। और D1/KE - G करते हैं, या तो ये 66514500, ये जो भी है 66514500 KE - G कर दो। KE है 20 और G कितना है, अब G नहीं पता ना, अब G नहीं पता, बट B पता है 0.35, R पता है 17 इंटू 0.35, ये हो गया 5.95, तो 20 - 5.95, तो 20 - 5.95, ये 14.05, ये हो गया। अब समझो
ये 665 ये से तुमने मार्केट वैल्यू निकाली थी, इसमें के माइनस जी में इन्होंने जी 6% लिया, 5.95 की जगह इन्होंने होलिस्टिकली 6% ले लिया और ठीक है इन्होंने ऐसी वैल्यू निकाल ली। ये पूरी वैल्यू एडवाइस हैंकी लिमिटेड ऑन द मैक्सिमम वैल्यू शुड इट पे टू शैंकी। देखो सिंपल सी बात है, अभी आपने कितना कमाया 4751035571 राइट, और वैल्यू यू कितनी है, एक था 59.51 राइट, एक था 29.87 राइट। एडवाइस हैंकी और मैक्सिमम अमाउंट इट शुड पे फॉर शैंकी, मैक्सिमम अमाउंट इट शुड पे फॉर शैंकी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं भी लिखते तो भी समझ में आ जाता। मतलब क्या किया इन्होंने, सिंपल सी बात है, देखो भाई आपकी जो भी वैल्यू है कंबाइन वैल्यू में यही हाथ है कि वैल्यू ए का वैल्यू बी का और सिनर्जी, यही होता है राइट। तो आप अपनी वैल्यू हटा दो, ये भी तो कर सकते हैं। ये जो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ टी प्लस सिनर्जी, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए टी माइनस वैल्यू ऑफ ए, ऐसा। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब आएंगे अगले 4 क्वेश्चन बैक टू बैक। ओके, 7th क्वेश्चन, ICL इज़ प्रपोजिंग टू टेक ओवर SVL। तो ICL प्रपोज कर रहा है कि चलो SVL को टेक ओवर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाइवर्सिफाई करना। ICL पैट हैज़ ग्रोन 18%। जो पैट है ICL का वो ग्रो हो रहा है 18% से पर एनम, और यही जो है SVL का पैट 15% पर एनम से हो रहा है। बोथ दी कंपनीज पेड डिविडेंड रेगुलरली, वो दोनों डिविडेंड रेगुलरली पे करते हैं, रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। समराइज PNL ऑफ बोथ द कंपनीज एज फॉलोज, और डिविडेंड रेगुलर पे करते हैं, जी दे के रखा है। ये डिविडेंड यहाँ तक इन्होंने PNL पूरा बता दिया राइट, समराइज PNL। बड़े क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि कि वो पहले से आपको धमका देता है वो कि ये टफ होगा, जबकि रहता है जैसे पैरिटी एनालिसिस, भाई 80-20 का रेशियो, 20% कुछ पोर्शन टफ होगा, 80% वही लैंग्वेजेस में चलता रहेगा, फॉर्मेट्स बने हुए रहेंगे। तो आप उसको ब्रेक डाउन करो, भाई क्या है, कितना सब डेटा दे के रखा है, अच्छा इसके बाद PNL दे के रखा है, ओके, अच्छा उसका बैलेंस शीट दे के रखी है, ओके चलो। अब आगे ये ख़त्म इधर, जब लैंड एंड बिल्डिंग करंट प्राइस पे स्टेट होगा ये ICL का, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे कुछ एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड 3 years ago, there has been increase 30% per year, there has been increase 30% per year, और SVL expected to grow 18% each year। देखो ICL के तो स्टेट है करंट प्राइस में, ये 3 साल पहले हुआ था, और देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन 30% पर ईयर राइट। तो ये तो करंट है, ये -3 है, तो ये 30% पर ईयर से बढ़ा। SVL एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18% ईच ईयर आफ्टर मर्जर, ओके। ये बोल रहा है कि यार आफ्टर मर्जर 18% बढ़ेगा। तो फिर इसके पहले वाले जी क्या था, ये पैट था 15% SVL का, और इधर पैट, मतलब ये पैट की ग्रोथ, अपन ऐसा बोलते ना पैट की ग्रोथ। फिर लैंड एंड बिल्डिंग की ग्रोथ हम बोल देते हैं कि 18% आगे और बढ़ेगा राइट, 18% 3 साल के बाद और बढ़ेगा। अब ICL management wants to determine the premium on shares over current market price which can be paid on acquisition right, they are required to determine the premium पता करो using net worth। यार देखो यार ये तो करा ही था ना, net worth adjusted for current value of land and building, current value of land and building मतलब कि net worth अभी के हिसाब से एडजस्ट करो, और पैट ले लो 5 साल का। तो देखो ऐसा करो, net worth adjusted फॉर द करंट वैल्यू राइट, सो ठीक है। तो भाई नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू, ठीक है। तो नेटवर्थ में सबसे पहले तो सब कुछ डेटा आप लिख लो, और नेटवर्थ इक्विटी वालों के लिए कैलकुलेट होता है, तो सब पहले एसेट और लायबिलिटी लिख लो। चलो तो लैंड एंड बिल्डिंग राइट, इधर बोल रहे हैं कि ओके SVL का प्राइस निकालना है ना हमको, तो ये हटाओ, SVL का प्राइस निकालना है। तो SVL की तो ग्रोथ 30% बढ़ी है ना, अभी जो लैंड एंड बिल्डिंग है 190, बढ़ाओ 30% से। बाकी आपके पास फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिर आप लिखो 350, फर्नीचर एंड फिक्चर है 10,
फिर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आप पूरा माइनस करो, राइट, वो है 240, और ये बोरोइंग, राइट, ये बोरोइंग 105। तो देखो 417.43 प्लस 350 प्लस 10 प्लस 580 माइनस 240 माइनस 105, 1012.43, ये आपका आ गया पूरा NAV, राइट। चलो, तो ये NAV आ गया। बस NAV के साथ इन्होंने क्या लिया भाई, एडजस्टेड फॉर करंट वैल्यू, ओके, प्लस एस्टिमेटेड पैड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स करो। अब एस्टिमेटेड पैड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर और पैड का ग्रोथ आपको देखे रखा है 15%, जो इनका पैड है, राइट, 250। ये बोल रहे हैं कि क्या करना है आपको, एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स भी लेना है, तो आप फिर लो उसको, आप पैड पहले अगले 5 साल का निकालो। अब ये बोल रहे हैं कि प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर नेक्स्ट 5। तो देखो, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपके पास 250 है, राइट, और एक को कंपाउंड करो, राइट, 250, इसमें एक की वैल्यू को कंपाउंड करो, जैसे 1 × 1.15, राइट, 1 × 1.15 इंटू 2, 3, 4, 5 GT करो तो 6.60 आएगा, जिसमें 1.15 वो जोड़ो अभी का, तो 7.7537 आ जाएगा, और ये करंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स का आ जाएगा 1938.43। और आपको याद हो तो इसमें डिस्काउंटिंग यूज़ नहीं होगी, देखना, इसमें बोला है एवरेज प्रॉफिट ले लो आप, राइट, मतलब क्या है कि भाई 5 साल का प्रॉफिट है, 1938.43 डिवाइड बाई 5 कर लो, एवरेज ले लो, तो टोटल वैल्यू आपका वैसे आ जाएगा। ये आपने कर लिया, मतलब 1938.43 जो आपने इतना बनाया कि आपका 5 साल का है, उसका एवरेज करो तो 1 साल का आएगा और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो ये तो वैल्यू हो गई कि आपको NAV देख रखा है 1012.43, प्लस आपको जो है साथ ही साथ आपने 387.69 भी ले लिया, तो ऐसे केस में वैल्यू आ गई 1400.12। चलिए, हो गया, जा गई टोटल वैल्यू, राइट। तो आपको प्रीमियम निकालना है। अब प्रीमियम क्या है, टोटल वैल्यू आपने ऐसे निकाल, और अभी की प्रीमियम कितनी है, मतलब अभी का मार्केट प्राइस कितना है, ये है 75 और ये है 12.5 इंटू 75, यह है आपका 937.5। तो आप ऐसे में प्रीमियम निकाल लोगे 462.62, और आपने इस तरीके से निकाल लिया, तो पहला प्रीमियम तो इजीली हो गया। पर ये याद रखना कि भैया ये एवरेज, ये याद रखना, एस्टिमेट एवरेज प्रॉफिट, इसमें आपको 1 साल का निकालना है, और एक है डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला, उसके लिए आपको अभी का डिविडेंड पता होना चाहिए, और अभी का डिविडेंड है जैसे 125, राइट, 125 डिविडेंड है, तो ये 125 करोड़ से, उसमें अब जी कितना है, अगर आप देखो तो इसमें बोल के रखा था कि जैसे पैड की ग्रोथ दे के रखी है 15% पर एनम, हाँ, ये दे के रखा है, और EP इधर जब बात कर रहे थे एसेट की, तो एसेट की ग्रोथ 30% चल रहा था। SVL इज़ एक्सपेक्टेड, ये जो एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18% है ना, ये फुल स्टॉप के बाद का, ये दोनों पे, ये SVL इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, ये 18% है, ये फ्यूचर ग्रोथ है, ये सिर्फ एसेट की ग्रोथ नहीं है, ये फ्यूचर ग्रोथ है। तो एसेट तो ये 3 साल में 30% बढ़ा, ये तो चलो ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ है 18%। तो आपको सबसे पहले आपका 125 करोड़ था, इसको करो 1.08, राइट, 1.18, वो KE माइनस G। अब KE क्या है, अब इम्पॉर्टेंट है हमारा KE निकालना, और KE क्या होता है अपना D1/P0 प्लस G, राइट। आपको P0 बताया 75, राइट, D0 कितना है 125। अब 125 करोड़ में इसको आप करोगे नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड, राइट, तो 125 डिवाइड बाई 12.5, या आपका आ गया 10 इंटू 1.18 करोगे, क्योंकि D1 आएगा, तो D1/P0 प्लस G। तो इधर पहले आप D1 निकालो, ओके। तो 10 इंटू 1.18 इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने 10 इंटू 1.15 करा। अब ये 1.15 क्यों, तो आपने जो KE निकाला ना, ये KE आपने 15% की ग्रोथ यूज़ करके KE, ठीक है। तो इधर ध्यान रखना कि KE में जब आपने D1 निकाला तो आपने 15% यूज़ करा ग्रोथ, और KE हो गया आपका
राइट। और फिर जब आपको वैल्यू निकालनी थी, प्रीमियम निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो उधर जो आपने D1 निकाला वो D1 में आपने 18% लिया, राइट। तो समवॉट सरप्राइजिंग है ये कि D1 अपॉन KE माइनस G कर रहे हो, तो D1 अपने 10 आपका डिविडेंड था, 18% आपकी ग्रोथ थी, ठीक है, D1 था आपका। KE आपने 30.33% ले लिया, ये 30.33 आपका जो है 15% वाली ग्रोथ से आया, KE माइनस G करा, और फिर आपका जो मार्केट प्राइस 95.70 आया, और एक्चुअली में आपका मार्केट प्राइस है 75, और ये आपका प्रीमियम ऐसे आया। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, इसको भी समझना पड़ेगा। 33 वाला क्वेश्चन देखो, तो पर्टिकुलर हमने क्या समझा इसमें, इधर लिख लेते हैं कि KE तो 15% ग्रोथ से हमने निकाला, बट इधर डिविडेंड ग्रोथ फॉर्मूला में D1 अपॉन KE प्लस G में 18% ग्रोथ लेना। चलो अगला क्वेश्चन सी, फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ A एंड B, A और B के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बोथ द कंपनी सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, और इन्होंने बैलेंस शीट और P&L दे के रखा है, इनकम स्टेटमेंट दे के रखा है। अर्निंग पर शेयर, P रेशियो, ROE एंड बुक वैल्यू पर शेयर निकालो। फिर आता है प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। EPS हमको निकल गया, MPS देख लो, MPS 40 और 15, तो कर लो P, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, दिमाग में तो वही आता है ना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये आता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये था अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब यही अगर मैं पर का निकालूँ तो EPS डिवाइड बाय बुक वैल्यू, ये हो सकता है। तो ठीक है, आपने पर शेयर निकाल रहे हो तो पैट डिवाइड बाय बुक वैल्यू भी करा तो भी हो गया आपका। बुक वैल्यू कितना आता है आपका, 13 लाख डिवाइड बाय 10, 13, ये हो गया 8 लाख डिवाइड बाय, देखो अब देखो 8 लाख डिवाइड बाय 10, राइट। तो बुक वैल्यू बुक वैल्यू देखो तो 8 लाख है, ये तो इधर तो फेस वैल्यू ही बुक वैल्यू है, ये 14.88% है ये बुक वैल्यू। और ठीक है, आपने बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल दिया, राइट। ओके, एस्टिमेट फ्यूचर EPS ग्रोथ रेट ऑफ बोथ द फर्म, ये तो सब आपने निकाल लिया। फ्यूचर EPS ग्रोथ रेट, अब ये कैसे निकलता है, ठीक है, पे आउट रेशियो है तो रिटेंशन रेशियो हम समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, A और B है तो रिटेंशन रेशियो 60% और 40% है। अब या तो R निकाल लो, मतलब वही ROE निकाल लो, और ROE कितना दे के रखा है अगर हम देखें तो 21.11 और 14.88 करो, चलो आ गया 12.67 ये आ गया आपका, और 5.95 ये आ गया, ये आपका हो गया, ठीक है। देखो अब क्या लिखा है, इफ़ ऑन एक्विजिशन, ये बोल रहे इफ़ ऑन एक्विजिशन ऑफ P लिमिटेड, कि अगर मैंने B लिमिटेड को एक्वायर करा बाय A, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ B तो 20 है, तो रेंज ऑफ जस्टिफाइबल एक्सचेंज रेशियो, तो देखो समझो, अब देखो रेंज ऑफ एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, एक तो आपका होता है एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस पे निकालना, जो कि हम वैसे ही निकालते हैं स्वैप रेशियो, राइट। एक होता है मार्केट प्राइस पे निकालना, मार्केट प्राइस 15/40, और इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालो तो ये रेंज हो गया। चलो तो ये हमारा हो गया एक रेंज बन गया। अब बेस्ड ऑन योर एनालिसिस 1 एंड 2, ये जो तुमने 1 एंड 2 में एनालिसिस करा ना कि एक EPS आपने निकाला, मतलब EPS का आपने ग्रोथ रेट निकाला, एंड जो है आपने रेंज निकाला, सॉरी 1 एंड 2 ना, ओके, EPS और EPS ग्रोथ रेट ये सब, वेदर द नेगोशिएटेड रेशियो विल बी क्लोजर टू और अपर टू रेंज, आपने जो एनालिसिस करा जब वो नेगोशिएटेड रेशियो है वो किसके क्लोज़र रहेगा, किस रेंज के पास जाएगा। तब देखो ना, इधर B तो हर एक में कम है और A तो हर एक में ज़्यादा है, तो क्लोज़र टू द लोअर लिमिट, राइट। तो ये तो ठीक है, ये तो हम बता देंगे। पोस्ट मर्जर EPS ऑन एन एक्सचेंज रेशियो 0.4:1, तो पोस्ट मर्जर EPS निकालो, व्हाट विल बी द इमीडिएट एक्रीशन एंड व्हाट विल बी द इमीडिएट एक्रीशन डाइल्यूशन ऑफ EPS टू द बोथ ऑफ फर्म। तो एक्सचेंज रेशियो आपको दे के रख दिया यार। अब आपको टोटल अर्निंग्स दे के रखी दोनों की, 274,400 प्लस 1,19,000 डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें तो 1 लाख प्लस 80,000 इंटू 0.4, राइट। तो इससे आप एक EPS निकालोगे आफ्टर मर्जर, और इससे आप कंपेयर करोगे, पर अगर B रहेगा तो आप उसको
पर्टिकुलरली 2.980 जो भी आपका EPS आया है इसको 0.4 करना पड़ेगा, 1.192 करना पड़ेगा, सॉरी 0.4 नहीं, ओके हाँ 0.4, तो ये आपका हो जाएगा। इक्विवेलेंट EPS निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसा है। अब अगर पोस्ट मर्जर EPS, अब पोस्ट मर्जर MPS अगर एक्सचेंज रेशियो इतना है तो देखो अगर अभी PE की बातें है कि नहीं है, एक बार देख लो PE की बातें। देखो PE इधर निकल सकता है, PE की बात नहीं बोल के रखिए, पर PE इधर निकल सकता है, राइट। तो अगर PE निकल सकता है इधर, तो EPS इंटू PE आपका MPS आया, दूसरा EPS इंटू PE MPS आया। कंबाइंड EPS है, राइट, कंबाइंड EPS है, हमने अभी निकाला और उसको PE आपने एक्वायरर का लिया तो आपका MPS आ गया। अभी जो 43.75 है, 43.45 जो कंबाइंड ये कंबाइंड है, पर्टिकुलर कंबाइंड PE का ये MPS है, आफ्टर मर्जर का MPS है। 43.45 को भी इंटू 0.4 करना पड़ेगा, 17.38 और C, फिर आपको पर्टिकुलर गेन और लॉस बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने पिछले इसमें कंबाइंड में 2.980 में हमने जब 0.4 करा था तो 1.192 आया था और EPS पहले 1.4875 था, तो हमारा कम हो गया ना। तो इधर भी MPS जैसा रहेगा, 43.45 इंटू 0.5, राइट, 43.45 इंटू 0.4 जो रहेगा 17.38, वो ज़्यादा है तो लिख देंगे। इससे समझ में आता है कि PE अगर हम निकाल सकते हैं तो भी फिर EPS इंटू PE से ही निकलेगा मार्केट वैल्यू। चलो एक और क्वेश्चन, सी रोली वांट्स टू एक्वायर, रोली जो है ना वांट्स टू एक्वायर पोली, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पोली। पोली को मिलेंगे 1 शेयर ऑफ रोली, ओके, पोली विल गेट 1 शेयर ऑफ रोली एट अ करंट मार्केट प्राइस 20 फॉर एवरी 2 शेयर, राइट। तो 1:2 हो गया रोली पोली और एक्सचेंज रेशियो 1:2 और मार्केट प्राइस भी बता के रख दिया 20। एक्सटर्नल लाइबिलिटी ये देख रखा है, वो डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री ये सब देख रखा है। इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसका CFAT, अरे ये वो तो नहीं है फिनेंशियल फिजिबिलिटी, ओके ये वही निकालना है। पहले तो आप तो फटाफट ये देख लो कि आपने उसको परचेस करने में कितना रुपये पे कर दिए। तो देखो अब इधर अपन ने ये पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर नोट्स इधर काम आएंगे, 1 सेकेंड, हाँ ये पर्टिकुलर नोट्स काम आएंगे आपको कि आपको उसको ख़रीदने में पहले तो आपने ये बोला कि 2 के बदले में 1 दे रहे हो ना आप, और ये पोली की बैलेंस शीट है तो 1 लाख शेयर है तो 50,000 शेयर को 20 से करके आपने 10 लाख दे दिए, राइट। और बाद में आप सेटल कर रहे हो लाइबिलिटी और एसेट को रियलाइज़ कर रहे हो। अब एसेट को रियलाइज़ कर रहे हो तो उस खर्चे में से पहले कैश तो ले ही लो, कैश दे के रखा है 20,000 तो पहले ले लो, राइट। अब एसेट को रियलाइज़ कर रहे हो तो डेटर, चलो उससे आपका रियलाइजेशन आ जाएगा। एक्सपेक्टेड टू रियलाइज सन्डी डेटर एंड इन्वेंट्री, डेटर एंड इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी लेना मत अगर बोल के नहीं रखे तो। ये 2 लाख हमने इसलिए हमको बचत हो गई, पर क्रेडिटर हम पे कर रहे हैं, क्रेडिटर हम पे कर रहे हैं, राइट, 3.2 लाख। अभी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर टू बी सेटल्ड एट ए डिस्काउंट, तो ये 3 लाख में क्रेडिटर हम सेटल कर रहे हैं, तो हमारा खर्चा 10 लाख का तो वही हुआ, 3 लाख का क्रेडिटर है, 13 लाख माइनस 20,000 माइनस 2 लाख, राइट। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी में डिवेंचर मत ले लेना, ये डिवेंचर की बात नहीं कर रहे हैं। अब 1 सेकेंड सी, पर डिवेंचर फिर भी हमको सेटल तो करना पड़ेगा, तो ये भी लो। अब देखो समझो, इधर ये बोल के रखा है कि शेयर होल्डर को मिलेगा 1 शेयर रोली का, और ये नहीं बोलता कि हम डिवेंचर कितना इशू करेंगे, ये नहीं बोल के रखा हो, तो आप मानो कि उतना का उतना ही डिवेंचर उतने पे टेक ओवर कर रहे हैं। तो देखो इधर डिवेंचर का सेटलमेंट नहीं बोल के रखा था तो भी इधर हमने लिया, राइट, डिवेंचर का सेटलमेंट नहीं बोल के रखा था तो भी लेना पड़ा, राइट। तो चलो इतना हमारा 13.80 खर्चा हो गया। अब देख लो कि हमको पैसे भी तो मिल रहे हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 4 लाख पर एनम 6 साल तक मिल रहा है, डिस्पोजल वैल्यू भी है 14% से डिस्काउंट कर लो पूरा का पूरा, तो ठीक है तो आप कर लोगे। फिर आप देख लो कि यार आपको मिल कितने रहे, 15,55,200 प्लस 68,400, मतलब आपको 16,23,600 है, आपका जा रहा है 13,80,000, ठीक है, आपका NPV है, बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। चलो अगला, बी लिमिटेड एक्वायर करना चाहता है एस को, बी लिमिटेड एक्वायर करना चाहता है एस को, स्वैप रेशियो 3:2 है, 2:3 है,
3 शेयर के बदले में 2 शेयर देंगे, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी देख रखी है। कितनी, चलो पहले देख लो। पैट है, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो आपका EPS आ गया। पैट इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो EPS आ गया 3.5, 2.5। P रेशो है तो MPS आ गया। अब पहला क्वेश्चन तो यही है इनका, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर टू बी इशू बाय B फॉर एक्विजिशन ऑफ S। अब जब देख रखा है 2:3 तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करना चाहिए, 1,20,000 कर देना चाहिए। देखो यही होगा, यही आया। अब EPS ऑफ B लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, तो ये 2100, 4.5, 25 हो गया। और ये 6 लाख 1.2, तो ये हो गया हमारा, तो ये भी ईजी है। तीसरा इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ S, तो इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर ऑफ S क्या निकालना, जब EPS ही 3.54 है और इसको हमने P रेशो से कर लिया 2:3 करो, तो इक्विवेलेंट EPS इस तरीके से निकलेगा। वो 2/3 करना, 2/5 मत कर देना मेरे बाप। तो ठीक है, आपने इक्विवेलेंट वाला पोर्शन निकाल लिया, राइट। फिर इक्विवेलेंट निकाला तो आपने ये भी पता कर लिया कि पहले 2.5 था, अब 2.36 है, तो लॉस हो गया। चलो ये भी हमने कर लिया। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ B, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ B एक्विजिशन के बाद एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस B का क्या रहेगा, एज्यूमिंग P मल्टीपल अनचेंज है। तो आपका जो निकाला ना आपने जो 2.36, अब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा C। EPS को कायदे से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.36 है इक्विवेलेंट EPS, क्योंकि बोल रहे एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ B। ओके कि B आफ्टर एक्विजिशन ना, तो उसका तो है हमारा EPS 3.54, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 35.4, ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, अब जब 35.4 निकाल दिया है और नंबर ऑफ़ शेयर आपको पता है कि 1.2 और 6 लाख इधर हो गया, तो 7.2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अपना। आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ मर्जर प्राइस ऑफ शेयर 10% से बढ़, तो प्राइस ऑफ शेयर S लिमिटेड, B और S है ना, राइट, और B एक्वायर करा है इसको, प्राइस ऑफ शेयर S के बढ़ गए थे, राइट। तो ये 17.5 का अपन मान लेते हैं, 19.25 हो गया। अब मिस्टर X इन्वेस्टर हैविंग 10,000 शेयर ऑफ S, 10,000 शेयर थे S के, इज़ हैविंग अनदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो यील्ड कर रहा है एनुअल रिटर्न 14%। वो आपसे एडवाइस देना चाहता है कि वेदर ही नीड टू ऑफलोड शेयर, क्योंकि उसके साथ अनदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो यील्ड कर रहा है एनुअल रिटर्न 14%, क्या उसे ऑफलोड करना चाहिए शेयर इन द मार्केट और एक्सेप्ट दी शेयर फ्रॉम B। एक इन्वेस्टर है जिसके पास 10,000 शेयर है। अब शेयर की प्राइस तो राइज हो गई, 19.25 हो गई। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्या ये 10,000 को अगर मैं बेचूँ, ये शेयर को बेचूँ, वो किसी मार्केट में लगाऊँ तो 14% है। मुझे तो ये बता दो कि अगर B मेरे को 2:3 के रेशो में देगा, राइट, 2:3 का ही रेशो है ना, देगा, तो मुझे एक तरीके से 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मुझे 666 मतलब कि 667 हमको मिलेगा। तो क्या मैं वो लूँ कि ये करूँ, ऐसा आप समझो। एक पर्टिकुलर जैसे 10,000 शेयर है, राइट। एक होता है भैया अर्निंग मर्जर के बाद तो S की 2.36 हो गई थी, और जो पहले था वो तो इनफैक्ट 2.5 था। तो देखा जाए तो हमने तो ये गैस कर ही लिया था कि 0.14 का लॉस है। सी पर तो ऐसा नहीं देखना है भाई, 2.36 आपका है इक्विवेलेंट EPS, और इसकी वैल्यू अब जो है 19.25 हो गई थी, मतलब समझ लो इक्विवेलेंट EPS आपका 2.36 है और वैल्यू आपकी 19.25 हो गई, तो 2.36 डिवाइड बाई 19.25, इसकी वैल्यू अभी जो है 2.36 डिवाइड बाई 19.25 ये है 12.26। पर हाँ, आपके पास 14% की अपॉर्चुनिटी है, तो आप वहाँ पे जाओ। ओके, तो ये हमने इसकी भी नोटिंग कर ली, राइट। अब आखिरी क्वेश्चन, तो ठीक है, आप समझना कि यार 14% ये है और इधर इक्विवेलेंट EPS हमने निकाल दिया, उसको हमने ऐसे कंपेयर करा, इक्विवेलेंट EPS को अभी प्राइस से कंपेयर करो, 12.26% है, उधर आपका 14% है, बोलो। अब मैं कैसे कर रहा था इसको, EPS बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर में गेन लॉस निकाल रहा था ना, राइट। EPS ऑफ B लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, तो मैं गेन लॉस बता रहा था B का, तो हमको गेन और लॉस नहीं निकालना है इधर। चलो, तो हमारा जो है पर्टिकुलर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है अभिमान और अभिषेक का, वो भी हमको करना रहेगा, राइट, वो भी कवर करते हैं। देखो
CNP, both companies operating in the same industry, decided to merge and form a new entity S. Financial डिटेल जो है पैड दे के रखा है 10,000 और 5800 और शेयर दे के रखे हैं 4,000, ये सब लाख्स में 1,000। तो ये आ गया आपका EPS, PE आ गया, तो हो गया आपका MPS। मर्जर विल अफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्टॉक स्वैप ऑफ 3 शेयर ऑफ C फॉर 1 शेयर ऑफ P, तो 3:1 है। लो सी अब क्या लिखा हुआ है, 1 सेकेंड, ये स्टॉक स्वैप था। आफ्टर द मर्जर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट एनुअल अर्निंग पोस्ट टैक्स, एनुअल अर्निंग मतलब कि ड्यू टू सिनर्जी इफेक्ट एनुअल अर्निंग पोस्ट टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 8% हायर देन सम ऑफ द अर्निंग। लो ये अर्निंग सिनर्जी है। देखो कभी भी हमने अर्निंग सिनर्जी वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं है, ये अर्निंग सिनर्जी है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो आप EPS आफ्टर मर्जर निकालते हो ना, ये EPS आफ्टर मर्जर, ये बोल रहे हैं कि जो ये अर्निंग है C का और अर्निंग है P का, वो तो ठीक है, 8% इंक्रीज़ है, तो वो 8% इंक्रीज़ करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करेंगे, जैसे कि एक्वायरर प्लस टारगेट का को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा, राइट, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे P रेशियो से। वो जो P रेशियो है वो एवरेज P रेशियो ऑफ दोनों कंपनीज C और S का एवरेज है, मतलब 9 होगा P रेशियो। तो आपका जो अर्निंग था जो था पर्टिकुलर 10,500, तो 15,800 इंटू 1.08, ये 17064 था, राइट, 17064 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स 4,000 प्लस 1,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7,000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3,000, तो 17064 डिवाइड बाय 7,000, उसको P से मल्टीप्लाई करो 9 से, ये 21.93 कायदे से ही आ जाना चाहिए क्योंकि P रेशियो 9 है इधर, राइट। तो ये हो गया हमारा। फर्दर इवेल्यूएट द एक्सटेंट टू विच सी, अभी हमने क्या किया था कि भाई ये अर्निंग आफ्टर टैक्स था, ये अपन ने 15,800 लिया और इंटू 1.08 करा क्योंकि 8% की अर्निंग सिनर्जी है, डिवाइड बाय 7,000 किया, तो हमारा EPS आफ्टर मर्जर आ गया, ये हो गया। और EPS आफ्टर मर्जर हमारा पर्टिकुलर कितना आ गया, 15,800 इंटू 1.08 डिवाइड बाय EPS आफ्टर मर्जर है 7,000, सॉरी डिवाइड बाय 7,000, 2.4377 ऐसा, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया, राइट, पर्टिकुलर P से जो है हमारा 9, तो 2.4377 इंटू P जो है हमारा 9, तो ये 21.94। फिर इसको 7,000 से मल्टीप्लाई करो, 21.94 को 7,000 से मल्टीप्लाई करो, तो 153,580 करके आपको आपका MPS आ जाएगा। पर पॉइंट ये है कि इवेल्यूएट द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ऑफ P लिमिटेड बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रपोज मर्जर। तो भाई 21.94 है ना, 21.94 वो है आफ्टर मर्जर, और U कितना है, U है हमारा 20, तो 1.94 का गेन है, ये पर शेयर 1.94 का गेन है, राइट। तो ऐसे केस में समझो सबसे पहले आप कि 153,580 है, 153,580, राइट, यूज़ को हमने 7,000 से डिवाइड किया, 153,580 को हमने 7,000 से डिवाइड किया, तो आया 21.94। ये जो पर्टिकुलर 21.94 है ना, ये आपका MPS है। पहले आपका MPS कितना था, पहले आपका MPS देखो तो 10,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 8, ये MPS था 20, हुआ 1.94 का गेन, पर शेयर 1.94 का गेन। पर ये जो है ये आपने MPS के हिसाब से कैलकुलेशन किया, आपने 21.94 निकाला, वो आप बोल रहे हैं कि चलो आफ्टर मर्जर आपका MPS 21.94 है, इवेल्यूएट द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ऑफ P विल बी बेनिफिटेड। अब इसको आपको ऐसे देखना है, ये टारगेट एक्वायरर वाला बात नहीं है, ये टारगेट एक्वायरर वाला बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को एक्वायर नहीं कर रहा है, ये दोनों मिलकर तीसरा बना रहे हैं। तो ऐसे केस में जैसे 21.94 है, तो उसको आप मल्टीप्लाई, आपको झक मारा के आपको 21.94 को मतलब कि जो आपको 7,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट वैल्यू, राइट, टू गेट वैल्यू पर्टिकुलर 153,576, ये जो भी वैल्यू आई उसको 3/7 करना पड़ेगा, तो C का आएगा
उसको 3/7 मल्टीप्लाई करोगे तो P का आएगा, उसको 4/7 करोगे तो C का आएगा। तो चलो मैंने 3/7 करा तो P का आया, राइट। फिर ये आपने 3/7 माइनस करा तो पर्टिकुलर P का आया। और अभी वैल्यू क्या है आपकी 5800 इंटू 10, ये है 58,000। तो आपका गेन कितना हुआ 7818, जो भी है ये आपका गेन हुआ। और जो भी 7818, राइट, ये आपका गेन पर्टिकुलर है बिफोर मर्जर। मतलब आप समझ रहे हो क्या है, दो कंपनी मिलके अगर तीसरी कंपनी बनी है और तीसरे का MPS आ गया, तीसरे का नंबर ऑफ़ शेयर है, तो आपने पर्टिकुलर एक MPS आ गया, आपकी एक पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू हो गई। मार्केट वैल्यू का आपने एक कंपनी और दूसरी कंपनी में बांटा। एक कंपनी को बांटा आपने 4/7 में, दूसरी कंपनी को बांटा 3/7 में। ये इनकी मार्केट वैल्यू हो गई आफ्टर मर्जर। और उनकी कुछ मार्केट वैल्यू थी बिफोर मर्जर, राइट, इनकी कुछ मार्केट वैल्यू थी बिफोर मर्जर। ये जो गेन आया है, गेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करोगे तो नंबर ऑफ़ शेयर तो बिफोर मर्जर ही रहेगा ना। तो आप समझो कि इधर एक्वायरर और टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर हम जो भी ये गेन लॉस निकालते हैं पर्टिकुलर, ये हम एक्वायरर और टारगेट का निकालते हैं। अगर आप देखो इस तरीके से, जो हम इक्विवेलेंट MPS लेते हैं, जो भी करते हैं हम एक्वायरर और टारगेट का निकालते हैं। इधर ऐसा है कि दो कंपनी है और तीसरी कंपनी में मर्ज हो रही है। तो इधर क्या होता है कि इधर सिर्फ होल्डिंग बेसिस पे काम चलता है, गेन और लॉस जो है होल्डिंग बेसिस पे निकालते हैं। क्या तीसरी कंपनी की मार्केट वैल्यू इतनी है, उसमें A की इतनी होल्डिंग होगी, B की इतनी होल्डिंग होगी, इनकी पहले मार्केट वैल्यू क्या थी, अच्छा ये चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। एक लास्ट क्वेश्चन है अभिमान और अभिषेक लिमिटेड का, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है कि अभिमान है वो सब्सिडियरी है जन्म का। अभिमान, वन सेकेंड, ये दूसरा है, ये वाला क्वेश्चन। तो एक्वायरिंग कंपनी अभिमान है एंड टारगेट कंपनी है अभिषेक। बोथ द कंपनी प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी, कोई एक है ट्राइडेंट करके, और प्रमोटर की होल्डिंग है 50% और 60% प्रमोटर की होल्डिंग है। चलो अब शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, तो बुक वैल्यू भी निकाल लो। ये जो है 1000, राइट, 600, सब डेटा लिख लो। और पेड अप वैल्यू देख रखा है, पेड अप वैल्यू पर शेयर देख रखा है, जैसे 100 और 10, तो 100 और 10 देख रखा है, तो भाई नंबर ऑफ़ शेयर भी निकाल लो ना। और जब नंबर ऑफ़ शेयर आपने निकाल लिया है और बुक वैल्यू है आपकी, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल लो। पेड अप वैल्यू पर शेयर देख रखा है तो बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल लो। जब आपके नंबर ऑफ़ शेयर 2 लाख है एंड इधर 10 लाख है, बुक वैल्यू आपकी 1000 है, तो बुक वैल्यू टोटल, तो बुक वैल्यू पर शेयर आपका 500 और इधर जो है 600 डिवाइड बाय 10, 60 रुपये बुक वैल्यू हो जाएगा। फ्री फ्लोट आपको पता है, राइट, 400 लाख 128 लाख दे के रखा है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो इधर 50% फ्री फ्लोट है और इधर जो है 40% फ्री फ्लोट है। P रेशियो देख रखा है 10 और 4, मतलब डेटा तो सही साइड देख रखा है। स्वैप रेशियो से पहले स्वैप रेशियो कर लो कैलकुलेट, ये वेट्स देख रखे हैं, ये कर लो कैलकुलेट। पहले आप बुक वैल्यू से स्वैप निकालो पहले, फिर आप EPS से निकालो, MPS से निकालो, देन वेट्स दो। बुक वैल्यू से, राइट, फिर देन EPS से एंड देन मार्केट प्राइस से। पॉइंट ये आता है कि हम EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब EPS निकालना है, आपको मार्केट कैप देख रखा है। देखो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 400, तो 400 डिवाइड बाई 50% करोगे तो टोटल मार्केट कैप आ जाएगा आपका 800। और पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो आपके 2 लाख है, तो आपका EPS आ जाएगा, आपका MPS आ जाएगा इनफैक्ट 400। यही 128 जो है वो 40% है, तो आपने जो है टोटल मार्केट वैल्यू जो निकाली 320, ये टोटल मार्केट वैल्यू है, राइट। 320 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करोगे जो है आपके 10 लाख, राइट, तो आपका मार्केट प्राइस आ गया 32। P रेशियो आपको दे के रखा है 10 और 4, आपका EPS भी आ गया 40 और 8, तो आपका EPS भी आ गया 40 और 8। आपका बुक वैल्यू तो था ही पहले से, और इनफैक्ट आपका अब MPS भी आ गया। तो कर लो स्वैप रेशियो पहले निकालो, जैसे बुक वैल्यू है तो 60 डिवाइड बाई 500 0.12। अब कायदे से ये 0.12 डिवाइड बाई 1, मतलब 1/1 में बोल रहा हूँ, 0.12/1। फिर देखिए 0.08/1, ये जो है हमारा 8/40, और EPS है 0.2/1, MPS है 0.08/1, और देखिए 0.2/1।
तो 0.12 को मल्टीप्लाई करो 0.25 मतलब 25% से, 0.2 जो हमारा EPS है उसको मल्टीप्लाई करो 0.50 50% से, और 0.08 हमारा जो MPS है उसको मल्टीप्लाई करो 0.25 से, वो हो गया हमारा। तो टोटल हमारा 0.15 आता है और एक्सचेंज रेशियो 0.15:1 हो रहा है। तो पहला तो स्वैप रेशियो आ गया, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा, व्हाट इज़ द बुक वैल्यू EPS एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ अभिमान आफ्टर एक्विजिशन ऑफ अभिषेक। तो अभिमान है, अभिषेक है, वो बोल रहा है कि चलो छोड़ो यार, ये आपका 0.15:1 चलो हो गया वो तो कैलकुलेट। अब अभिमान का आफ्टर मर्जर जो है, पर्टिकुलर आफ्टर मर्जर बुक वैल्यू EPS क्या है? बुक वैल्यू EPS MPS, राइट। एज्यूम करो, मतलब MPS भी आपको P के हिसाब से निकालना है, और एज्यूम करो कि P रेशियो अनचेंज है, वो सारी असेट और लाइबिलिटी जो आप अभिषेक की ले रहे हो वो सब बुक वैल्यू पे ले रहे हो। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि बुक वैल्यू कितनी हुई। बुक वैल्यू निकालने के लिए चाहिए क्या? अगर आप सबसे पहले तो मैं शेयर कितने दे रहा हूँ, पहले तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मैं एक के बदले में 0.15 दे रहा हूँ, तो उसके नंबर ऑफ़ शेयर है कितने? उसके नंबर ऑफ़ शेयर है पर्टिकुलर 10 लाख। तो अगर मैं 0.15 दे रहा हूँ तो 1.5 लाख शेयर हो गए, मतलब अभिमान के 2, अभिषेक के 1.5। अब रही बात बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू क्या होगी भाई? आपका शेयर कैपिटल 200, 800 प्लस 100 प्लस 500, तो 1000 और इधर 600, 1600 होना चाहिए। तो आपकी बुक वैल्यू तो 1600 ही आ रही है, बट इसका कंपोजिशन अलग अलग है। सी, शेयर कैपिटल जो हम समझ रहे हैं 300, वो 300 नहीं है, वो 350 है। और जो हम समझ रहे थे 1300 जो हम समझ रहे थे रिजर्व एंड सरप्लस, वो 1300 नहीं है, वो 1250 है। तो 300 प्लस 1300 की जगह, ये 300 प्लस 1300 की जगह ये हुआ है 350 1250। वो इसलिए क्योंकि समझो पर्टिकुलर ये जो 100 लाख है डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 10 लाख शेयर आ जाएंगे। पर भाई क्या कर रहा है कि 0.15 एक्सचेंज रेशियो है, तो ऐसे कैसे 1.5 लाख शेयर्स हो गए, और इंटू 100 करोगे तो 150 लाख हो जाएगा। मतलब कि भाई बुक वैल्यू आपकी जो है, ये हम 300 कैसे माने? अभिषेक तो 100 की जगह उसको 150 मिल रहा है ना। ये जो बुक वैल्यू आफ्टर मर्जर है सम वॉट ये इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, आपने बुक वैल्यू निकाल ली, राइट, आपका बुक वैल्यू निकल गया। देन जो आपका EPS है, क्योंकि बुक वैल्यू के बाद हमको EPS निकालना था। EPS में क्या है? टोटल अर्निंग। तो ये हमारा टोटल अर्निंग निकाल दिया हमने, निकाल चुके थे हम, जैसे कि 128 है डिवाइड बाई 40% किया हमने, उसके बाद हमने 4 से डिवाइड किया तो 80 160 डिवाइडेड बाय 3.5 ही हो गया हमारा। मार्केट प्राइस भी देखो, जब EPS निकाल लिया 45.71 तो ठीक है, इंटू 10 करके हो जाएगा। प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग, अब रिवाइज होल्डिंग तो ऑब्वियसली बात है समझ में आ गई होगी कि प्रमोटर की यू होल्डिंग कितनी है, 60% है ना। तो ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप 128 लाख डिवाइडेड बाय 40% का 60% करो, राइट। प्रमोटर कितना 19.2। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर निकालो। सी, 400 है डिवाइड बाई 50% डिवाइडेड बाय 100, ये नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं? 8, राइट। नंबर ऑफ़ शेयर है 8। ये 128 डिवाइड बाई 40%, 320 डिवाइडेड बाय 10, नंबर ऑफ़ शेयर कितने? 32। तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर है 8 और 32। 1 सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर इधर 2 लाख से एंड 10 लाख है। प्रमोटर का 50% होल्डिंग है, तो वो 1 लाख और 5 लाख हो गया, 1 लाख और 6 लाख हो गया। पर एक्सचेंज रेशियो के बाद ये 6 हो गया 0.9, तो 1.9 डिवाइड बाई 3.5 ये है 54.289। तो पहले था 2 लाख और 10 लाख, ये टोटल कैपिटल शेयर्स थे। 10 को इंटू 0.15 से मल्टीप्लाई करो तो 1.5, ये हो गया 3.5। टोटल शेयर्स हमारे आफ्टर मर्जर 3.5। रही बात 2 का 50% एक है, और पर्टिकुलर 10 इसको 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 है। 2 का 50% एक है, एंड जो 10 है उसका 60% है 6, और 6 इंटू 0.15 किया तो वो होगा 0.9। तो ऐसे केस में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग हो गई 1.9 3.5 में से। फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो आपको पता है कि 3.5 में से 1.9 अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो 1.6 हमारा इसकी होल्डिंग है। और हमने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला था EPS इंटू PE करते हुए,
तो 457.10 है, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप आ गया। ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, EPS एंड बुक वैल्यू इफ़ आफ्टर एक्विजिशन अभिषेक एंड अभिमान डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर। देखो, नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, बुक वैल्यू निकालनी है और EPS निकालना है। अगर अभिषेक एंड अभिमान डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर, राइट, अभिमान और अभिषेक है अभी तो, और इशू बोनस शेयर इन द रेशियो 1:2। तो एक मिनट, इनके नंबर ऑफ शेयर तो अभी 2 और 1.5 है, राइट। तो बोनस शेयर करेंगे तो 3.5 डिवाइड बाई 2, 1.75 और बढ़ जाएगा, तो बोनस शेयर मिला के 5.25 हो जाएगा। पर इनकी बुक वैल्यू थोड़ी ना बढ़ेगी। सी अंडरस्टैंड भाई, 2 और 1.5 है, राइट। आपने नंबर ऑफ शेयर 5.25 कर लिए, बुक वैल्यू 2 की 200 रहेगी, 1.5 की 150 हो जाएगी, तो बुक वैल्यू इनकी 350 माना, राइट। पर बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो, तो बोनस शेयर कहाँ से इशू करोगे? जैसे बुक वैल्यू है अभिमान की 200 और 800 रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका 150 और 450 है, तो इनकी जो बुक वैल्यू है उसमें 350 कैपिटल है प्लस 1250 इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। अब ये 350, अब ये और 1.75 बोनस इशू करे, 1.75 लाख, तो चलो इशू करा, इनका 175, इनकी शेयर कैपिटल बढ़ी, तो इनकी टोटल शेयर कैपिटल हो गया 525। और उसके बाद उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया और 5 रुपये के हिसाब से इंटू 20, 525 इंटू 20 ये हो गया 10,500। या तो अगर अपन ऐसा बोले कि 350 प्लस 175, बुक वैल्यू 525 थी, डिवाइड बाई 100 5.25 था। 5.25 को इन्होंने 20 से मल्टीप्लाई करके 105 लाख इन्होंने अपनी 5.25 इनके अपने शेयर है, तो 105 लाख इनके शेयर्स हो गए। तो आपको करना क्या था? आपको तो दिमाग ज़्यादा थोड़ा लगाना था, नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने थे, निकाल लिए हमने कि भैया सबसे पहले हमने बोनस ये इशू करा बोनस, राइट, 3.5 में, और हमने 1:2 के रेशियो पे बोनस इशू करके और शेयर ऐड कर दिए, फिर इसको स्प्लिट कर दिया। तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अब अर्निंग पर शेयर की बात है, अर्निंग पर शेयर इनकी कंबाइन अर्निंग थी 160 लाख, अब 105 लाख शेयर हो गए, तो इनका 1.523 इनका अर्निंग पर शेयर हो गया। और बुक वैल्यू पूछ रहे हैं, अगर बुक वैल्यू पूछ रहे हैं तो इन्होंने अगर शेयर कैपिटल बढ़ाया तो रिज़र्व कम हो गया होगा, तो 350 में आपने 175 बढ़ाया तो 525 हो गया, 525 पर आपने 175 रिज़र्व में से कम किया तो 1075, ये बुक वैल्यू 1600 डिवाइड बाय करो 105, 15.23। तो जब समझो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, बुक वैल्यू आपकी इंटैक्ट रहेगी बोनस इशू करने के बाद, बस हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मर्जर एमलगमेशन के क्वेश्चन हमारे ओवर हुए हैं। ये प्रमोटर होल्डिंग वाला, सॉरी जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको होप करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ईजी है। बस इधर बस ध्यान रखना कि ये शेयर कैपिटल में जैसे कि आप 100 लाख के आप 150 लाख पे अगर एक्वायर कर रहे हो, तो जो 50 लाख है वो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो वो 50 लाख रिजर्व में सरप्लस में से माइनस होगा। यही तरीका इन्होंने इधर भी अपनाया कि भाई बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो बढ़ गया तुम्हारा, पर वो पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस होगा। तो उस तरीके से इधर भी वो तरीका अपनाया है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। एंड साथ ही साथ ये जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ आपके साथ अपने सॉल्यूशन बुक रेडी रखना, राइट, ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूँ मैच हो, आपको दिखे, ठीक है, ओके।